All right. Yes, look at this question. Question number 2 is calculate equivalent resistance of given electrical network between points A and B. Also calculate the current through CD and ACB if the battery of 10 volt is connected across A and B and use the value of R equal to 2 ohm. So this is the question. So let us try to see what is it about. देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझिए. जो व्हीटस्टोन ब्रिज है that was something like this. राइट ये इस तरह का था व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस थे P, Q, R एंड S. राइट दिस इज व्हाट वी हैड. और ये जो दो एंड्स थे इनके अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट करनी होती थी. लेट मी कॉल दीज पॉइंट्स एज A एंड B. ठीक है बेटे. अब नाउ लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस फिगर. अगर स्टूडेंट्स ये जो दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज O, जो CO और CD पॉइंट्स पे लगे हुए हैं. अगर स्टूडेंट्स ये वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन है वायर का, इसको मैं उठा के अनफोल्ड कर दूं और अनफोल्ड करके इसे ले आऊं इधर. वेट अ सेकेंड. इफ आई ब्रिंग इट हियर, ये जो पोर्शन था यहाँ पे COD, इसको मैंने अनफोल्ड किया है और इस तरफ ले आई हूँ ताकि ये जो पॉइंट A है ये इस तरफ आ गया है. ठीक है. अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नहीं है. ये बात समझ आई सबको कि मैंने क्या किया यहाँ पे? समझ आ गया सबको ये पॉइंट? ओके. तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस सिचुएशन. अब ये उसी तरह से आ गए हैं रेजिस्टेंसेस. ये P आ गया है, ये Q आ गया है, ये R आ गया है, ये S आ गया है और ये सेंट्रल रेजिस्टेंस आ गया है. ठीक है. नो कंपेयर इट विद दिस. ये एग्जैक्टली सेम ही सर्किट था, सिर्फ वहां पे अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. तो ये बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही अरेंजमेंट है. राइट. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Okay. Now since I have learnt about it that this resistance is actually P, this one is Q, this one is R and this one is S. Right? This one is S. ठीक है. Now what do I need to do? I need to check whether the condition of bridge being balanced is obeyed here or not. मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन जो है यहाँ पे ओबे हो रही है कि नहीं हो रही है. तो ब्रिज बैलेंस होने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? P over Q is equal to R over S. राइट. दिस इज व्हाट डू वी हैव. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी चीजें, सारे ही रेजिस्टेंस 5 के 5 जो हैं सबकी वैल्यू सेम है. सो एवरी रेजिस्टेंस हियर इज R ओनली. तो मैं यहाँ पे ही उसकी वैल्यू जो है वो लिख के आपको दिखा देती हूँ. सो एवरी रेजिस्टेंस हियर इज R. सो दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R. अब स्टूडेंट्स जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि सारे ही रेजिस्टेंसेस ब्रिज के इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन हमेशा वहां पे ओबे होगी, डेफिनेटली ओबे हो जाएगी. ये पॉइंट्स हैं C एंड D. ठीक है. तो ब्रिज बैलेंस तो होगा ही होगा क्योंकि P ओवर Q की वैल्यू भी 1 है और R ओवर S की वैल्यू भी 1 है. तो डेफिनेटली जो ब्रिज है दैट इज बीइंग बैलेंस्ड. और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो हमें पता है कि जो सेंट्रल आर्म है उसमें कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है. और वो सर्किट में वो वाली आर्म है या नहीं है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. उससे सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सर्किट में करंट की वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. C और D पॉइंट्स जो दोनों होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं. C से D की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. इसी चीज को हम ब्रिज बैलेंसिंग बोलते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले तो आप सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मुझे क्या नजर आ रहा है कि जो ब्रांच मेरे पास ACB है, ACB ब्रांच में दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं जो कि सीरीज में हैं. तो फर्स्ट सीरीज रेजिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा? R plus R एंड दैट विल बी 2R. और जो सेकंड सीरीज कॉम्बिनेशन है ADB,
ADB, तो ADB में अगेन R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो 2R एंड 2R दे आर, अब उसके बाद 2R और 2R आपस में क्या है, दे आर इन पैरेलल। तो अगर इन दोनों का मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूं तो R पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो इक्वल रेजिस्टेंस हो तो क्या होता है R बाय N, या N इक्वल रेजिस्टेंस हो तो R बाय N, तो दैट विल बी 2R डिवाइडेड बाय N, कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना बचेगा R। इसको स्टूडेंट्स आप सीधा लर्न कर लीजिए, जब भी आपके पास ब्रिज में सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं और सबकी वैल्यू मान लो R है, तो पूरा ब्रिज सॉल्व करके भी आंसर R ही आएगा, जितनी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उतना ही टोटल होगा। अगर कैपेसिटर्स में ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तब भी सेम ही रिजल्ट रहेगा, सारे C ऐसे 5 लगे हुए हैं तो फाइनल आंसर C ही होगा वहां पे। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R है, और R की वैल्यू मुझे बताई हुई है 2 ओम है, तो 2 ओम इज द आंसर। ठीक है, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स क्या बताया है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट में यू हैव बीन आस्क्ड you have to find the current through CD and ACB। CD students, CD कौन सा था, ये वाली ब्रांच थी, तो CD ब्रांच में तो हमें पता ही है कि यहाँ पे तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं, ब्रिज बैलेंसिंग का मतलब ही ये है। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट थ्रू CD होगा, बिकॉज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, दैट विल बी 0, नो करंट विल फ्लो। और दूसरा है थ्रू ACB, ACB ये वाली ब्रांच है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है उसकी वैल्यू आपको बताई हुई है कि 10 वोल्ट है। आपको बताया है कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो बैटरी लगेगी उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, आपने 10 वोल्ट लेनी है। तो स्टूडेंट्स 10 वोल्ट से जो करंट स्टार्ट होगा, अब ये दोनों ब्रांचेस जो ACB है और ADB है, ये दोनों ब्रांचेस इक्विवेलेंट हैं। अब क्योंकि वो इक्विवेलेंट हैं तो उससे क्या होगा कि दोनों में करंट इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि अगर यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ I और आगे जो दो ब्रांचेस हैं दोनों का रेजिस्टेंस एक जैसा है, तो यहाँ पे भी करंट जाएगा I/2 और यहाँ पे भी जाएगा I/2। तो ये मैंने डायग्राम में शो कर दिया, मुझे लिख के सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने शो कर दिया कि अगर टोटल करंट स्टार्ट हो रहा है I, तो दोनों ब्रांचेस में I/2 जाएगा। तो मैं I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, मुझे पता I की वैल्यू जो होगी that I will be equal to total voltage divided by total resistance। अब वोल्टेज मुझे बताई कितनी हुई है 10 और टोटल रेजिस्टेंस मैंने सर्किट का कितना निकाला है 2, तो यानी कि सर्किट का टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर है। तो एज अ रिजल्ट जो ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगा, करंट ACB, वो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? बेटे कोई बच्चा जिसको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी। ओके रुखसाना बेटे, यू हैव जॉइंड वेरी लेट टुडे, लेट मी एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे स्टूडेंट्स, रुखसाना वन मोर थिंग बेटे, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आई विल बी पोस्टिंग इट बिकॉज यू हैव जॉइंड क्वाइट लेट, तो शुरू से ही आपको नहीं पता होगा। So I'll be posting this recording on YouTube. You just go through that, and if you still have any difficulty, then you get back to me, right? क्योंकि तूने शुरू से सुना ही नहीं है, that is why you are facing the difficulty, right? अच्छा, सेकंड पार्ट दोबारा से, ऑलराइट लवप्रीत। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे अभी हमें ये पता लग गया है कि जो सर्किट है कि जो ऊपर वाली ब्रांच है और नीचे वाली ब्रांच है ये दोनों पैरेलल में है, ये हमें पता लग गया था। अब ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस है R प्लस R होके 2R हो जाएगा। नीचे वाली ब्रांच जो है इसका भी क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि अगर सर्किट में टोटल करंट जो स्टार्ट हो रहा है वो I है, और वो I करंट जो है, मान लो कि यहाँ से I करंट आ रहा है, इसके आगे आके इसके पास दो ब्रांचेस हैं, लेकिन मुझे पता है कि इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस 2R है और नीचे वाली ब्रांच का भी 2R है, तो जो I होगा वो आके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो करंट की वैल्यू होती है किसी भी ब्रांच में वो इनवर्सली डिपेंड करती है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा
तो फिर तो कोई वहां पे स्पेशल अटेंशन नहीं ना होगी किसी एक ब्रांच के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा फिर, उस सिचुएशन में दोनों ही ब्रांचेस में इक्वली करंट डिवाइड हो जाएगा। तो अगर टोटल करंट मैंने पहले निकाल लिया कि करंट कितना है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज मुझे 10 दी हुई थी, टोटल रेजिस्टेंस मैंने 2 निकाला था, तो टोटल करंट सर्किट का कितना आ गया 5 एम्पियर। उसके बाद जो ऊपर वाली ब्रांच का करंट है वो कितना है, टोटल का हाफ है, तो टोटल का हाफ निकाला 2.5। ठीक है, इज दिस थिंग डन? All right. Okay, now let me take you to the next question. Next question is, students, in the given arrangement, resistance R is as shown. In the one gap, resistance is X, which is greater than 4 ohm, connected to balance, connected in the balance point is found to be L centimeter. When R and X are interchanged, the balance point shifts by 20 centimeter. Find X. Students, देखिए यहाँ पे क्या बताया आपको कि गिवन अरेंजमेंट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये R की वैल्यू जो है दिस इज 4 ओम, X की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 ओम है। अगर ग्रेटर देन 4 ओम है तो डेफिनेटली मुझे पता है कि जो L की वैल्यू होगी ये लेस देन 50 होगी और ये वाली वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 50 होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें तो मुझे पता लग गई कि लेफ्ट गैप में क्योंकि रेजिस्टेंस स्मॉल है और राइट गैप वाला बड़ा है तो बैलेंसिंग पॉइंट जो है उस हिसाब से हो जाएगा। अब मुझे क्या बताया उसके बाद उन्होंने कि जब उसके पहले हमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी पता बताई है, उन्होंने L बताई है, और उसके बाद R और X को हमने इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो गया कि बैलेंस पॉइंट जो है वो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया और मैंने X की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन क्या है, जो पहली कंडीशन है दैट इज R अपॉन X। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे आपने ये वाला रेजिस्टेंस लिखना है उसके सामने ये वाली लेंथ लिखनी है। तो इधर वाली लेंथ कितनी थी L, और X के सामने वाली लेंथ कितनी है 100 माइनस L। ठीक है, सो वी हैव गॉट R अपॉन X इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो ये मेरे पास पहली कंडीशन बन गई है। यहाँ पे मुझे R की वैल्यू पता है कि 4 है, X मुझे नहीं पता है कि कितना है, ग्रेटर देन 4 है ये मुझे पता है। ठीक है, आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला है कि R और X को हमने इंटरचेंज कर दिया। ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। अब R और X को कर दिया इंटरचेंज, तो जहां पे R था उसकी जगह पे हो गया X और जहां पे X था उसकी जगह पे हो गया R। अब क्या हुआ, वो कहते हैं कि ये बैलेंस पॉइंट जो है वो शिफ्ट किया है बाय 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेकिन मुझे क्या पता है कि जो X की वैल्यू है वो R से बड़ी है। तो जिस तरफ भी X लगेगा उसके सामने वाली लेंथ जो होगी वो बड़ी होगी, वो छोटी नहीं हो सकती है। अगर मान लो शुरू में ये वैल्यू 40 थी तो अभी 40 प्लस 20 होगी, बढ़ेगी इससे, क्योंकि X की वैल्यू जो है वो लार्ज है। तो अभी क्या हो जाएगा, जो L था L से बढ़ना है, L से कम नहीं होना, क्योंकि X ग्रेटर बताया हुआ है मुझे। तो नाउ इट विल बिकम L प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L प्लस 20। ठीक है, सॉरी माइनस L प्लस 20 यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा L प्लस 20 डिवाइडेड बाय, ये 20 इधर माइनस हो जाएगा तो 80 माइनस L। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं उल्टा देती हूँ ताकि ये R ओवर X ही बन जाए। फिर से R ओवर X विल बी इक्वल टू 80 माइनस L डिवाइडेड बाय L प्लस 20। इसको इक्वेशन 3 लिख लो और इक्वेशन 1 एंड 3 को यूज करो, यूजिंग 1 एंड 3। दोनों को अगर हम यूज करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू 80 माइनस L अपॉन L प्लस 20। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? अब स्टूडेंट्स ये बन गई आपके पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी। अब मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक हो सकती है ये, बट इट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जब इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व इट। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जब एक बार आपको L पता लग गया, देन गेट बैक टू इक्वेशन नंबर 1। R आपको ऑलरेडी पता है तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, X निकल जाएगा इससे। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। हाँ जी, बाकी भी बोलिए।
Either speak up or write in the chat if you have any difficulty. No, ma'am. Okay. All right. So no ma'am, no ma'am. Okay. All right. Right. Okay. So I believe that maximum of you have understood it. Okay, Manisha has understood. गुरजोत, दिलप्रीत, इक्वेशन 3 एक बार फिर से बता दीजिए. इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स, बेटे देखो दिलप्रीत, ये क्या किया हमने, जो इक्वेशन 2 आई थी वो x अपॉन r के टर्म्स में थी और पहली इक्वेशन मेरे पास r ओवर x थी, तो मैंने सिर्फ इसको उल्टा किया है. r को ऊपर ले गई हूँ, x को नीचे ले गई हूँ. ऐसे ही ये 80 माइनस l ऊपर आ गया है और l प्लस 20 जो था वो नीचे आ गया. दैट्स ऑल. All right. So I believe that maximum of you have understood it. Okay, so let me move on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. स्टूडेंट्स देखिए, जो व्हीटस्टोन अरेंजमेंट है वो कई तरह से बनाई जाती है. सिंपलेस्ट वो है जो आपको वो इस तरह से हम बनाते हैं ना, दैट इज द सिंपलेस्ट वन जो हम जनरली अंडरस्टैंड करते हैं. वेयर वी राइट दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S. ये सेंट्रल आर्म है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है एंड ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड होती है. तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसके अलावा एक फॉर्म जो थी वो ट्राइंगल सी जैसी थी जो हमने ऑलरेडी देखी क्वेश्चन नंबर 2 में, वो भी व्हीटस्टोन की ही अरेंजमेंट है. अब स्टूडेंट्स ये जो अरेंजमेंट है, दिस वन इज आल्सो अ व्हीटस्टोन अरेंजमेंट. अब देखिए यहाँ पे मैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको मार्क करके बताऊंगी. लेट मी कॉल दिस पॉइंट्स एज ए बी, दिस इज सी एंड डी. अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे आके डिवीजन स्टार्ट हुई है, दिस पॉइंट इज ए. ये जो सेंट्रल रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट्स जो हैं ये सी एंड डी हैं और ये वाला पॉइंट जो है वो बी है. तो बेसिकली यहाँ से सी से पकड़ के अगर मैं इधर को इसको स्ट्रेच कर दूं, डी से पकड़ के इधर को स्ट्रेच कर दूं, तो ये यही वाली अरेंजमेंट ही बन जाएगी दोबारा से. सो बेसिकली दिस वन इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. हाँ जी बताइए, समझ आई बात ये? ओके. हाँ जी, जिसको बेटे नहीं समझ आई है जस्ट राइट इट डाउन कि नहीं समझ आई है कि ये सर्किट व्हीटस्टोन अरेंजमेंट के इक्विवेलेंट कैसे है. ये बात समझ आ गई है सबको? तो यहाँ पे ये P है, उसके बाद ये इधर Q है, ये R है, इधर S है और ये बीच में सेंटर में जो है ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. नहीं समझ आई? ओके. हाँ जी, लिसन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. सी स्टूडेंट, दिस वन इज P, दिस वन इज Q. यहाँ पे पॉइंट्स मैंने इसके साथ इक्विवेलेंस देखिए. यहाँ पे जहाँ पे आके बैटरी कनेक्ट हो रही है ये पॉइंट A है, दूसरी तरफ जहाँ कनेक्ट हो रही है वो पॉइंट B है और ये सेंट्रल रेजिस्टेंस है. ये G की जगह पे जो है ये सेंट्रल रेजिस्टेंस है और इसके दोनों तरफ वाले पॉइंट जो हैं दोज आर C एंड D. ठीक है, तो A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है वो कौन सा है? P है. और C और B के बीच में जो लगा है, C और B, ये C और ये B, C और B के बीच में जो लगा है वो Q है. तो ये वाला जो है वो Q है. ठीक है, ऐसे ही A और D के बीच में, A और D के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कितना है? ये R है. दिस वन इज R. ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ D और B, D और B देखिए, D और B इनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है वो S है, तो दिस वन इज S. तो बेसिकली जो मेरे पास व्हीटस्टोन अरेंजमेंट में 4 रेजिस्टेंस हैं PQRS, वही हैं यहाँ पे भी, लेकिन वो दिखने में थोड़े अलग अरेंजमेंट में है. दिस पॉइंट इज C. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? वही PQRS. ठीक है, तो PQRS यहाँ पे कनेक्टेड है इन द सेम वे. अब मुझे चेक क्या करना है यहाँ पे कि क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है. ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन क्या है कि P ओवर Q शुड बी इक्वल टू R ओवर S. तो सबसे पहले मैं P ओवर Q की वैल्यू देख लेती हूँ. P मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 और Q दिख रहा है 2. तो P ओवर Q क्या आ गया? 1 ओवर 2. अब देखिए R ओवर S को, R क्या दिख रहा है? 2 और S क्या दिख रहा है? 4. तो ये कितना हो गया? ये भी 1/2. स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत केयरफुली आपने चेक करना है. कई बार हम जल्दबाजी में
1/2 और 2/1 का डिफरेंस नहीं देख पाते हैं और मान लेते हैं कि शायद ब्रिज बैलेंस है, जो कि असल में बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि किसकी रेशो किसके साथ देखनी है। तो यहाँ पे P/Q और R/S दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब कि जो P/Q है दैट इज इक्वल टू R/S एंड दैट मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस। ठीक है बेटे, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? Okay. Now since you have understood that bridge is balanced, तो ब्रिज जब बैलेंस होता है तो क्या होता है फिर? जो सेंट्रल आर्म है उसको हमने नहीं कंसीडर करना होता है। तो अब P की वैल्यू कितनी है? 1, Q की वैल्यू कितनी है? 2, R की वैल्यू कितनी है? 2 और S की वैल्यू कितनी है? 4। तो अब अगर मैंने करंट निकालना है सर्किट का तो मुझे क्या चाहिए? आई नीड टू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले P और Q का जो सीरीज रेजिस्टेंस है, P और Q का मिला के वो कितना हो जाएगा? 1 + 2 दैट विल बी 3 ओम। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है R और S का, वो मिला के कितना हो जाएगा? 2 + 4 दैट विल बी 6 ओम। और जो मेरे पास टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो दैट विल बी 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6। जैसे हम नॉर्मल पैरेलल में सॉल्व करते हैं, इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर देंगे तो दैट विल बी 3 × 6 डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 ओम। ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर मैंने करंट निकालना है, आई विल मेक यूज ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R। इस क्वेश्चन में जो V दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है और R मैंने निकाल लिया है 2 है, तो मेरे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 एम्पियर। ठीक है बेटे? हाँ जी बेटे, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? बेटे कोई डाउट है किसी को? यू कैन आस्क। So with this I'm done with the questions that I wanted to explain. तो मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं एंड ऑन मंडे वी विल स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक जो है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं और उसमें जो है आपके वी है। अच्छा, यू टेल मी, आपकी बायो की क्लास कितने बजे होती है मंडे को? कितने से कितने होती है? 11 to 12 होती है। तो मेरे ख्याल से 12:15 बजे जो है वो आपकी क्लास स्टार्ट हो पाएगी। स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर के लिए जब रीजनल ऑफिस ने कंटेंट रेडी करवाया था तो उसके लिए मैंने 2 लेसन्स बनाए थे पोटेंशियोमीटर के इन द बिगिनिंग। आई विल बी शेयरिंग दोज लेसन्स फॉर विद यू। उसके अलावा जो डिस्कशन है उसके बारे में अगर कोई डाउट्स होंगे या वट तो दैट आई विल बी टेकिंग अप सेपरेटली। तो इन 2 टॉपिक्स के लिए आई विल बी शेयरिंग द यूट्यूब लिंक्स। वो मैं स्केड्यूल कर दूंगी आपके गूगल क्लासरूम के लिए एंड इट विल डायरेक्टली रीच यू। ठीक है, तो असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जब भी हमारा लाइव सेशन होगा उस टाइम पे वी विल टेक अप दी डाउट डिस्कशन, राइट? तो जो पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक है तो दैट यू विल सी, वहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमारा पोटेंशियोमीटर एक बचा है, उसके बाद हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद यूनिट 3 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उससे पहले हम एक टेस्ट लेंगे एंड दैट्स इट। विद दैट योर यूनिट 2 विल बी डन। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था, जो टेस्ट हुआ था उसमें कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को है, यू कैन आस्क। हाँ जी, नो डाउट्स एट ऑल? All right, students, then at this note, I just conclude today's session. I will just upload today's video on YouTube. Those who have joined late, they can just see it. And if they have any doubts and difficulties, they can get back to me.
All right, students, that's it for today.